Hello my dear students, welcome back in my YouTube channel Physics and Nature। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्लास 12th NCERT के चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको करने जा रहे हैं। तो पहले मैं बात करूंगा अपने चैप्टर नंबर 13 क्लास 12th के क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है आपके NCERT से। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जैसा आपकी स्क्रीन पर भी शो है बेटा। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन MEV ऑफ ए नाइट्रोजन न्यूक्लियस 7 and 14। एक नाइट्रोजन न्यूक्लियस हमें गिवन है और उसके लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और वो भी किस में, वो भी हमें MEV में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और इसका मास भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, और क्वेश्चन है अपना NCERT का एक्सरसाइज 13.1 से। एक्सरसाइज नंबर 13.1 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1, 13 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें हमें गिवन है नाइट्रोजन का 7 and 14। एक नाइट्रोजन न्यूक्लियस हमें गिवन है और वो पूछना चाह रहा है हमसे, और इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछना चाह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी इन MEV, बाइंडिंग एनर्जी, और किस में कैलकुलेट करनी है, इन MEV में हमें कैलकुलेट करनी है। किसके लिए, न्यूक्लियस 7 and 14 के लिए। और मास हमें गिवन है न्यूक्लियस 7 and 14 का मास हमें गिवन है, जो न्यूक्लियस का जो मास है वो हमें गिवन है 14.00 एंड 307 U। तो हमें ये मास गिवन है किसका, नाइट्रोजन न्यूक्लियस का, और हमें कैलकुलेट करना है किसको, बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करना है। क्लियर है बेटा। तो इसमें अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करना होगा। अब जब हम मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, उस मास में से अगर मैं इस मास को सब्सट्रैक्ट कर दूं, कौन से मास को, जो न्यूक्लियस का हमें जो मास गिवन है, मैं उस मास को सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन से। ठीक है बेटा। तो अब देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए, सबसे पहले तो कि जो 7 and 14 है उसमें नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स क्या हैं। सबसे पहले नंबर्स के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 7 गिवन है, कितना गिवन है, 7 मीन्स एटॉमिक नंबर हमें 7 गिवन है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या कह सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्लैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इक्वल रहेंगे, कितने के इक्वल रहेंगे, ये 7 के इक्वल रहेंगे। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्लूड है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इंक्लूड है,
वो कितना है, इसका मास नंबर वो है 14। इसको मैं वापस लिख लूँगा बाद में। सबसे पहले हम समीशन m कैलकुलेट करेंगे, मीन्स मास ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हम कैलकुलेट करेंगे। यही तभी हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया कितना, 7। मास नंबर हमें गिवन है, मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो हमें कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 14। इसको तो लिखते हैं हम Z से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं Z से, और 14 ये हमने क्या लिख दिया है, A। ये है मास नंबर जिसमें न्यूक्लियॉन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर होंगे वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं। क्लियर है बेटा? चलो, तो हमें यहाँ तक मालूम चल गया किसका, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम है, नंबर ऑफ क्या मालूम है हमें, प्रोटॉन्स मालूम है। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो मास नंबर है कैपिटल A, उसमें से मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा दूँगा। क्या लिखूँगा, 14 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया 7। अब समीशन m मैं कैलकुलेट करता हूँ, नेट मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सो नेट मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या लिखता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ समीशन m से। नेट मास को लिखा मैंने समीशन m से। तो मास किसका शामिल है इसमें, न्यूक्लियॉन्स का मास। और न्यूक्लियॉन्स के मास में कौन कौन से पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये मास इन्वॉल्व होता है किसका, प्रोटॉन का मास भी इन्वॉल्व होता है उसमें, और न्यूट्रॉन का मास भी इन्वॉल्व होता है। तो बेटा नेट मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स समीशन m में लिखने जा रहा हूँ, और लिखने का तरीका कैसे है देखिए। समीशन m मीन्स नेट मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल हैं, एक तो हैं प्रोटॉन्स और एक हैं न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी इन्वॉल्व हैं और न्यूट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो मैं पहले तो मास लिखूँगा, मास ऑफ टोटल प्रोटॉन्स। क्या लिखा जाएगा भाई एक प्रोटॉन का मास क्या लिखूँगा मैं, mp। और एक प्रोटॉन का जो मास है उसको अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ, मीन्स ZmP। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, Z है, वो हमने 7 लिखा है। अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करा दूं किससे, Z से। एक प्रोटॉन लिया, उस प्रोटॉन के मास को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, मीन्स Z से। क्या निकल कर आ जाएगा, नेट मास ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? चलो, ये तो प्रोटॉन्स का मास आ गया। अब भाई उसमें न्यूट्रॉन्स भी तो इन्वॉल्व हैं, न्यूट्रॉन्स भी तो इंक्लूड हैं किसमें, उसमें न्यूक्लियस में क्या इंक्लूड हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स भी इंक्लूड हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालता हूँ। वो तो निकाल चुके हम। अब हम क्या लिखेंगे भाई, प्लस ये तो नंबर, ये तो मास आ गया प्रोटॉन का। अब मैं मास लिखूँगा किसका, न्यूट्रॉन्स का। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, एक न्यूट्रॉन का मास है mn। क्लियर है, एक न्यूट्रॉन का मास mn। इसको मल्टीप्लाई करा दूं मैं नंबर ऑफ किससे, न्यूट्रॉन से, जो हम लिखते हैं। ये लिखा है मैंने, कैसे लिखा है, a में से z को सब्सट्रैक्ट करके, a माइनस z। तो mn इसको मल्टीप्लाई करा दिया मैंने a माइनस जेड से। a माइनस जेड क्या है, a माइनस जेड है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है, a माइनस जेड है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसको मैंने एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास जो मास निकल के आ गया, वो जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उन सभी का मास निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका ऐसा कीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, तो चलो अब आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तब क्या करेंगे, देखिए भाई, मैं सबसे पहले जेड की वैल्यू रखूँगा। समीशन एम काउंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जेड की वैल्यू रखूँगा। जेड कितना है, 7 है। और एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, वो कितना होता है भाई, मास ऑफ प्रोटॉन हमें क्वेश्चनों में भी दिया गया है 1.007825। मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 7825। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, प्लस a माइनस जेड कितना है भाई, अभी अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने कैलकुलेट किया, कितना आया निकल कर, 7 निकल कर आया। इसको मल्टीप्लाई कराना है मुझे किससे, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 से। ये जो सारा का सारा जो मास आएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये आना चाहिए 14.1155। ये आना चाहिए कितना, समीशन एम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो समीशन एम क्या निकल कर आएगा, समीशन एम निकल कर आना चाहिए। देखो इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद मुझे बताइए क्या आ रहा है इसमें। कैलकुलेट कीजिए बेटा, तब तक नहीं किया क्या बेटा, कैलकुलेट, देखिए कैलकुलेट करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा। क्या लिखेंगे इसको, 7 इंटू 1.007825। ये आना चाहिए कितना, 7.054 एंड 775, ये आ जाएगा। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1.008665 से, कितना आएगा, 7.060655 u, कितना आ जाएगा, u में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर समीशन m क्या आना चाहिए भाई, दोनों को ऐड कर देंगे। कितना ऐड करना है हमें, 7.054775 और इसको ऐड किया 7.060655।
655 से, तो ये आना चाहिए बेटा 14.11543 U। समीशन m इतना निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा, तो समीशन m निकल कर आ जाएगा 14.11543, 14.11543। क्लियर है, 11543। और हमें जो ये तो आ गया हमारा नेट मास। सबसे पहले हम नेट मास कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, ये आ गया अपना नेट मास न्यूक्लियॉन्स का। किसका? न्यूक्लियॉन्स का नेट मास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें मास डिफेक्ट देखना है। भाई जब न्यूक्लियस जब बनता है तो उस टाइम पर जो मास आता है किसका? न्यूक्लियॉन्स का। उन न्यूक्लियॉन्स का मास कुछ कम हो जाता है। भाई न्यूक्लियस जब बनता है तो इसमें कुछ मास डिफेक्ट आता है, मास में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ से मास डिफेक्ट, भाई हमें मास गिवन है किसका? न्यूक्लियस का मास गिवन है 7n14 का, क्वेश्चन में ही गिवन है। और क्वेश्चन में कितना गिवन था? ये 14.00 और ये था 14.00307U। इतना गिवन था हमें इसका मास। ये है मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है, तो ये हमें मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन है। अब हमें क्या निकालना है? सो मास डिफेक्ट, सो मास डिफेक्ट लिखते किससे हैं इसको? डेल m से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसे निकालते हैं भाई? जो नेट मास होता है न्यूक्लियॉन्स का, उस नेट मास में से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं कौन सा मास? जो न्यूक्लियस का मास होता है 7n14। इस मास को हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसा कीजिए, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चंस में मज़े आने वाले हैं। क्या बोले हैं? मज़े आने वाले हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो बेटा हो गया क्या स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो, मास डिफेक्ट निकालना है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस हैं बस। आपको केवल फंडा मालूम होना चाहिए, केवल कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है, समीशन m लिख सकते हो। समीशन m की वैल्यू क्या लिखोगे? भाई समीशन m हमें इतना गिवन है, डेल m निकलेगा। देखो डेल m इज इक्वल टू मास डिफेक्ट। समीशन m गिवन है हमें 14.11543 एंड माइनस m 7n14 ये गिवन है हमें ना। ये न्यूक्लियस का मास गिवन है, तो यहाँ इसको लिख दो 14.00307 और किस में आएगा? U में। ठीक है, किस में आएगा? U में आएगा। मिटा दूँ बेटा इसको? अब इसको मिटा देते हैं और कैलकुलेट कीजिए इसको। तब तक कैलकुलेट कीजिए फटाफट। क्या आना चाहिए ये बताना है हमें, क्या आना चाहिए। देखो
ये दिया है 14.115 एंड 43, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है हमें 14.00307 को। कितना आना चाहिए? डेल एम आना चाहिए। तो डेल एम आएगा 0.11। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया 0.11236 U, ये आ जाएगा अपना मास डिफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हमने मास डिफेक्ट फाइंड आउट कर लिया। मास डिफेक्ट के बाद क्या करना है हमें बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट भी तो करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे भाई, हम लिखते हैं सिंस 1 AMU मास, 1 AMU या 1 U एक ही बात है। 1 AMU किसके इक्वल होता है? ये इतनी एनर्जी इमिट करता है, इतना मास डिफेक्ट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या करता है? इमिट करता है जब इतना मास डिफेक्ट आता है। सो वाइंडिंग एनर्जी related to 0.11236 U मास डिफेक्ट रिलेटेड टू, इतने मास डिफेक्ट से रिलेटेड जो एनर्जी होगी वो हम क्या लिखेंगे? उसको मैं लिख देता हूँ EB से। किससे लिख दूँ? डेल EB से लिख देता हूँ। डेल EB इज इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं? डेल एम। भाई MEB अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए। किसको? डेल एम को 931.5 MEB से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। क्या निकल कर आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी निकल कर आ जाएगी इतने मास डिफेक्ट से। तो इसके लिए क्या करना है हमें? भाई ये तो निकल के आ गया अपना मास डिफेक्ट 0.11236, इसको मल्टीप्लाई किया किससे? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। कितनी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी? डेल EB जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी निकल कर आएगी? तो इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देता हूँ। और कितने से मल्टीप्लाई करा देता हूँ? 0.11236 को मल्टीप्लाई कराया 931.5 से। कितना आंसर आएगा? तो डेल EB निकल कर आ जाएगा 104.66 और यहाँ आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? इसके लिए सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना होगा समीशन M। कुछ स्टेप्स हैं बेटा, जैसे समीशन M कैलकुलेट कीजिए। समीशन M के बाद क्या कैलकुलेट करना है हमें? डेल M मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट के बाद हम वाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करा के। तो इस तरीके से 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समीशन M निकालना, समीशन M के बाद डेल M निकालना, मास डिफेक्ट निकालना, और मास डिफेक्ट के बाद वाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना। 931.5 से उसको मल्टीप्लाई कराते ही वाइंडिंग एनर्जी निकल कर आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बने रहिएगा चैनल पर, क्योंकि और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं।
ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हो गया। तो बेटा बने रहिएगा चैनल में, अपने चैनल में बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 दो चैप्टर ऐसे हैं जहां से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, 1 मार्क्स में आते हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाइए। मैंने 12 चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले कईयों वीडियो में डाल चुका हूँ, और 13 चैप्टर के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं अब एक एक करके आपको सारे सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले तो यही कहूँगा कि चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टूडेंट्स प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।